हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत वर्णमाला का लास्ट सेक्शन है। तो वर्णमाला के अंतर्गत प्यारे दोस्तों 5 अलग अलग सेक्शन होते हैं, जो कि 4 सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज लास्ट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गए। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। इसमें पहला सेक्शन है वर्ण के भेद, और इस वर्ण के भेद के अंतर्गत प्यारे दोस्तों आपने स्वर, व्यंजन और इसके साथ अयोगवाह 3 भेद पढ़े। दूसरा जो होता है वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो हम 8 अलग अलग जगह से करते हैं, इसलिए 8 उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तीसरा होता है प्यारे दोस्तों वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास जिसको वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, लेकिन जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो उसको वर्ण संयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीसरा सेक्शन भी आप कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हो, वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग। फोर्थ सेक्शन होता है हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का स्थान। हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का, वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान। हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान, जिसको हम शब्दकोश पठन भी कहते हैं। और पांचवा और अंतिम जो सेक्शन होता है वो है वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्णों का जो वर्गीकरण है हमारी पूरी वर्णमाला के अंतर्गत कौन से वर्ण अल्पप्राण, महाप्राण, घोष या घोष है, उनका हमें वर्गीकरण करना है। वर्णों का वर्गीकरण ये है हमारा 5वां सेक्शन। इससे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो वर्ण के भेद में, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग में, हिंदी शब्दकोश में, तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वर्णों का जो वर्गीकरण है इसको प्यारे दोस्तों आज हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो 5वां सेक्शन है वर्णों का वर्गीकरण। 5वां सेक्शन वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्णों का जो वर्गीकरण है वो होता है प्यारे दोस्तों 2 प्रकार से। तो वर्णों का वर्गीकरण हमें कितने प्रकार से है? 2 प्रकार। वर्णों का वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण जिस रीति या शैली, वर्णों का उच्चारण जिस रीति या शैली से किया जाता है, जिस रीति या शैली से किया जाता है उसे, वर्णों का उच्चारण जिस रीति या शैली से किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं, उसे प्रयत्न कहते हैं, उसे प्रयत्न कहते हैं। दूसरा प्रयत्न अर्थात प्रयास, प्रयास के आधार पर, प्रयत्न अर्थात प्रयास के आधार पर वर्णों को 2 भागों में, वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न, एक क्या है हमारा अभ्यंतर या आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है हमारा बाह्य प्रयत्न। दूसरा होता है
बाह्य पर्यतन। आभ्यंतर पर्यतन 4 प्रकार का होता है। आभ्यंतर पर्यतन 4 प्रकार, और बाह्य पर्यतन 2 प्रकार का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ तक अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही हो और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। हाँ, यस राज जी, मैं आपकी बात को लूंगा अभी। ये आपको ध्यान रखना है, पहले थोड़ा सा इस पे फोकस करो, ठीक है, उसके बाद में इसको भी ले लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप संधि सीखोगे तब आपके सारी चीजें डाउट भी हो जाएंगे क्लियर, ठीक है, ठीक है। जी जी। हाँ, लघु उत्तर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान रखना है लघु उत्तर में। तो यहाँ पर क्या है, इस बच्चे का डाउट ले लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये लघु छोटा शब्द है, इसके बाद में ये क्या है, आपका उत्तर है। इधर से आप छोटे ऊ को लोगे, इधर से छोटे ऊ को लोगे, 2 सजातीय वर्ण एक साथ मिले हैं, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया। इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका लघु उत्तर। ये वाली वर्तनी शुद्ध है और जो आप कह रहे हो वो है आपकी अशुद्ध। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इस रूप में बनेगा। क्लियर हो गया। अब इसको हटाओ और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है जी हमारा, ये है हमारा अभ्यंतर पर्यतन। अभ्यंतर, अभ्यंतर का अर्थ होता है अभ्यंतर पर्यतन। वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर होने वाले, शरीर के अंदर होने वाले प्रयास को, शरीर के अंदर होने वाले प्रयास को अभ्यंतर पर्यतन कहते हैं। प्रयास को अभ्यंतर पर्यतन, अभ्यंतर पर्यतन कहते हैं। अभ्यंतर पर्यतन, अभ्यंतर पर्यतन 4 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर पर्यतन 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार में कौन कौन सा आएगा, इन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्पष्ट पर्यतन, स्पष्ट पर्यतन। दूसरा होता है आपका विवृत पर्यतन, विवृत पर्यतन। इसके बाद में ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, और फिर होता है आपका ईषद विवृत, ईषद विवृत। ईषद स्पष्ट पर्यतन, ईषद विवृत पर्यतन, ये आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट पर्यतन क्या है जी, स्पष्ट पर्यतन है आपके ये स्पर्श व्यंजन, सभी स्पर्श व्यंजन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से, 5 गुना 5 25 वर्ण, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आपके क्या क्या लाएंगे। इसके बाद में सभी 11 स्वर आपके क्या है जी, सभी 11 स्वर
आपके विवृत है। ईषद स्पष्ट अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा आपका, ये रे ले और व। इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा जी आपका, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन में क्या आएगा जी, एस एस एन, ये वाला है, ये क्या कहलाया आपका, ऊष्म व्यंजन, ये ध्यान रखना है। तो सभी स्पर्श व्यंजन कितने हो गए आपके, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 है। ये आपके 11 स्वर है। ये रह 4 आपके अंतस्थ है, और शेष आपके, यानी कि आपके स्वर से लेके सारे व्यंजन तक आगे। यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होंगे। तो शरीर के अंदर परिवर्तन होने के कारण इनको प्यार दोस्तों हम आभ्यंतर पर्यटन कहते हैं। पर्यटन का अर्थ होता है प्रयास, आभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर। तो उच्चारण के दौरान जो शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, आभ्यंतर पर्यटन। सभी 11 स्वर विवृत में आते हैं। 25 स्पर्श हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें स्पर्श होके ही श्वास वायु बाहर निकलती है। इसके बाद ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, अर्थात कुछ, जिसमें कुछ स्पर्श होता है वो हमारे अंतस्थ कहलाते हैं। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, विवृत का अर्थ होता है खुलना। तो जिसमें प्यार दोस्तों थोड़ा खुलते हैं हमारा मुख विवृत, तो हम ऊष्म व्यंजनों का वर्णन, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। तो विवृत को क्या कहते हैं, विवृत को कहते हैं, स्पष्ट का अर्थ होता है छूना, इसको क्या बोलेंगे, छूना। विवृत का अर्थ होता है खोलना, विवृत का अर्थ क्या होता है, खुलना। ईषद का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, ठीक है। ईषद का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, कुछ। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ कुछ स्पर्श हो रहा, थोड़ा का स्पर्श अगर होता है, कुछ या थोड़ा, जहाँ थोड़ा स्पर्श होता है, कुछ या थोड़ा, जहाँ थोड़ा हमारा मुख विवर खुलता है, तब हम ऊष्म व्यंजनों का प्रयोग कर पाते हैं। तो ये थे आपके शरीर के अंदर होने वाले पर्यटन। इसके बाद प्यार दोस्तों आपके फिर है आभ्यंतर पर्यटन के बाद में दूसरा बाह्य पर्यटन। ये क्या है जी आपका, ये है दोस्तों आपका बाह्य पर्यटन। तो बाह्य पर्यटन किसे कहेंगे जी, शरीर के बाहर होने वाले वर्णों के उच्चारण के दौरान, वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के बाहर, वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के बाहर होने वाले, शरीर के बाहर होने वाले प्रयास, शरीर के बाहर होने वाले प्रयास, या शरीर के बाहर होने वाले प्रयास को बाह्य पर्यटन कहते हैं। प्रयास को बाह्य पर्यटन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है जी, बाह्य पर्यटन कहते हैं। दूसरा बाह्य पर्यटन दो प्रकार के, बाह्य पर्यटन दो प्रकार के होते हैं। तो बाह्य पर्यटन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इनमें एक प्रकार है हमारा यहाँ पे, एक है हमारा प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, और एक है हमारा घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर जो भेद है वो हमारे 2 भेद है, और जो घोषत्व के आधार पर है वो भी हमारे 2 भेद है। तो प्राण कहते हैं वायु को,
प्राण किसको कहते हैं? वायु को कहते हैं। तो प्राण आपका वायु है। घोष किसको कहते हैं? घोष कहते हैं कंपन को, वाइब्रेशन को। झंझकार किसको बोलते हैं? घोष। झंझकार को बोलते हैं, वाइब्रेशन को बोलते हैं, कंपन को बोलते हैं। तो एक में वायु कम निकलती है, एक में वायु ज्यादा निकलती है, तो वो प्राण है। घोष के अंतर्गत है यार दोस्तों। कुछ वर्णों के उच्चारण के दौरान वाइब्रेशन होती है और कुछ वर्णों के उच्चारण के दौरान वाइब्रेशन नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्या कहलाया? हमारा प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और ये 2 प्रकार कौन से होंगे? ये 2 प्रकार होंगे हमारे। एक होगा हमारा अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी अर्थात कम श्वास वायु शरीर से, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी कम श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती हो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण वायु। तो अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है वायु, तो जिसमें थोड़ी वायु निकले। तो जो आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हमारे जो 11 स्वर हैं, सभी स्वर क्या है जी? ये 11 स्वर वर्ण क्या है जी? आपके अल्प प्राण है, वायु कम निकलेगी। उच्चारण करके देख लो ना, ए आ ई, यहाँ पे वायु कम आ रही है। इसके बाद में दूसरा क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्वर के बाद में आपको क्या पढ़ाया गया? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आपका क्या है? अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का, तो ये टोटल अल्प प्राण कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5 × 3 = 15। तो ये 15 हो गए। स्पर्श आ गया। अब आ जाओ जी अंतस्थ पे। आपके जो अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या है जी? अंतस्थ व्यंजन आपके ये, रे, ले और वे, ये 4 वर्ण भी आपके क्या है? ये आपको ध्यान रखना है। ये 11 स्वर हैं, 4 आपके ये है, 15 आपके ये है। ये क्या कहलाएंगे? आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपकी बारी आएगी यहाँ पे अनुस्वार की। किसकी आएगी? अनुस्वार वर्ण। अनुस्वार वर्ण क्या होता है हमारा? ये वाला। इसकी संख्या कितनी है? 1। ये भी क्या कहलाएगा? आपका अल्प प्राण कहलाएगा। तो टोटल अल्प प्राण कितने हैं पूरी वर्णमाला में? भाई आपने यहाँ स्वर ले लिए, स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ हो गए, अनुस्वार हो गए, जो बच गए वो महाप्राण हो। ठीक है जी। तो 11 स्वर हो गए, 15 आपके ये हो गए, 4 ये है और 1 आपका अनुस्वार। ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। यहाँ तक अगर चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं
जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद क्या पढ़ोगे आप? इसके बाद पढ़ोगे महाप्राण। आप पढ़ रहे हो प्राणत्व के आधार पर महाप्राण वन। तो महा का अर्थ क्या होता है? महा का अर्थ होता है अधिक, महा का अर्थ अधिक, और प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास वायु, ज्यादा श्वास वायु शरीर से, ज्यादा श्वास वायु शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकलती हो, ज्यादा श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती हो, वे क्या कहलाते हैं? महाप्राण। वे क्या कहलाएंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती हो, वो कहलाते हैं महाप्राण वर्ण। ठीक है जी। महाप्राण क्या होगा जी? यहाँ पर दूसरा देखो, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम सभी स्वर में तो कोई भी स्वर नहीं आएगा, जो स्वर वर्ण होते हैं उसमें से कोई नहीं आएगा। इसमें आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे? 5 गुणा 2 10 वर्ण हो गए आपके जी स्पर्श व्यंजन में महाप्राण। ठीक है, सम संख्या पे आने वाले। इसके बाद दूसरा अंतस्थ उधर चले गए, ऊष्म व्यंजन। क्या हो गया जी आपका? ऊष्म व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन में से और है, ये हो गए आपके 4 वर्ण महाप्राण। इसके बाद अयोगवा में आ गया आपका विसर्ग। अयोगवा में क्या आ गया? विसर्ग। और विसर्ग चिन्ह आपका ये है, इसकी संख्या हो गई आपकी 1। तो 10 और 4 14 और 1 15 वर्ण आपके महाप्राण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाए भाई? देखो, जब आप अल्प प्राण में, जिसमें वायु कम निकलते हैं, आप स्वर ले आए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तो कोई भी स्वर आएगा ही नहीं। अब स्पर्श व्यंजन में आपने क्या छोड़ा था? इधर दूसरा और चौथा, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा यहाँ ले लिया था ना आपने। इसमें पहला भी आ गया प्रत्येक वर्ग का, तीसरा भी आ गया, पांचवा भी। पहला तीसरा पांचवा क्या है? विषम संख्या है। 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या। तो 1 3 5 विषम संख्या पे आने वाले अल्पप्राण। दूसरा और चौथा क्या है? दूसरा सम संख्या, चौथा सम संख्या। तो सम संख्या पे आने वाले क्या कहलाए? आपके महाप्राण। जब आप अंतस्थ इधर ले रहे थे, यह रह, तो उसमें आ गए आपके इधर। क्यों? स वायु लगी इसमें ज्यादा, यह वायु नहीं निकली। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है, यह रह, अब से का उच्चारण करो, यहाँ पे वायु लगेगी आपको, से। और यह रह वायु नहीं है, इसलिए ये अल्पप्राण में है, वो महाप्राण में। अनुस्वार वर्ण ये होता है आपका, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं, वायु निकलती नहीं है, कम निकलती है। विसर्ग का प्रयोग करते हैं, प्रात है, अत है, दुख है, तो वायु निकल रही है, इसलिए विसर्ग आ गया आपका महाप्राण में। क्यों? क्योंकि इसमें वायु ज्यादा निकलती है। ठीक है, श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती हो तो वो क्या कहलाएगा? महाप्राण वर्ण। तो ये तो थे जी आपका, ये वाला भेद था जी, ये आपने कंप्लीट कर लिया।
बाह्य पर्यटन में, ये वाला प्राणत्वय के आधार पे। अब आ जाओ घोषत्वय के आधार पर। अब आपको क्या करना है, घोषत्वय के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। दूसरा आपका भेद है, दूसरा भेद है घोषत्वय के, घोषत्वय के आधार पर, घोषत्वय के आधार पर वर्णों का, घोषत्वय के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण है जी हमारा दो प्रकार का। ये क्या है जी हमारा, दो प्रकार का वर्गीकरण है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा, घोष किसे कहते हैं, जहाँ वाइब्रेशन हो, लिख देता हूँ, जिन जिन वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय घोष अर्थात, घोष अर्थात कंपन, जिसको कहते हैं हम गूंज, या कहते हैं झंझकार, या कहते हैं झंझकार उत्पन्न हो, झंझकार उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे घोषत्व। ठीक है, घोषत्व के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण क्या हो गया जी आपका, दो प्रकार। एक हो गया आपका घोष, घोष या सघोष वर्ण। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय घोष अर्थात गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न हो, उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाए, घोष, घोष वर्ण। ठीक है जी, ये क्या कहलाएगा आपका, घोष या सघोष वर्ण। घोष या सघोष वर्ण में आपके यहाँ पे आ जाएंगे स्वर वर्ण में सभी 11 स्वर वर्ण, सभी 11 स्वर वर्ण क्या कहलाए आपके। इसके बाद में स्पर्श में, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा जी आपका, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है जी, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके बाद में स्पर्श आ गया जी आपका, फिर आ गया आपका अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के अंदर ये, रे, ले और वे, इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई आपकी 11 वर्ण, इनकी संख्या हो गई आपकी 15, इनकी संख्या हो गई आपकी 4 वर्ण, 11 वर्ण और ये 15 हो गए। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग में 5 होते हैं, तो 3, 4 और 5वां वर्ग है, ये आपको ध्यान रखना, 15 हो गए। इसके बाद यहाँ पे बारी आ गई आपकी ऊष्म, इसकी आ गई ऊष्म वर्ण या उष्माण वर्ण। तो ऊष्म वर्ण, उष्माण वर्ण में आएगा अकेला अहम, और उसकी संख्या हो जाएगी यहाँ 1। इसके बाद में जी फिर यहाँ पे आ गया आपका अयोगवाह, अयोगवाह में आ जाएगा आपका अनुस्वार वर्ण, और अनुस्वार वर्ण है हमारा यहाँ पर ये वाला। तो ये अनुस्वार वर्ण क्या कहलाएगा, इसकी संख्या 1, 11, 15, 4, 1 और 1, ये सारे के सारे आपके घोष अर्थात सघोष वर्ण है। घोष का मतलब क्या हुआ, गूंज पैदा होगी। जब आप किसी बंद कमरे में, जिसमें सारी खिड़कियां बंद हो, जिसमें दरवाजे भी बंद हो, ठीक है, उसमें जाके आप बोलोगे तो आपकी आवाज गूंजेगी। क्यों, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो दीवारों से टकरा के आपके पास आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगर मैं किसी भी इस कमरे में मैं बोल रहा हूँ इसकी सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दूं तो स्वाभाविक बात है मेरी भी आवाज़ यहाँ गूंजेगी, लेकिन मैंने एक खिड़की खोल रखी है इसलिए उसमें हवा पास हो जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर सिस्टम है। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़े वायु छोड़ते हैं, अगर वो तुरंत बाहर आ जाए वर्णों के उच्चारण के दौरान तो कभी भी गूंज पैदा नहीं होगी, लेकिन वो दूसरे शरीर के अंगों से टकराते हुए इधर उधर घूम घाम के बाहर आती है तब गूंज पैदा होगी। उन्हीं को हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सिस्टम कमरे में है वही आपके शरीर के अंदर भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है जी। क्लियर है जी, यहाँ तक चीजें। अब इसके अंदर एक चीज और लिखोगे आप, क्या लिखोगे? पंचम वर्ण, नासिक्य या नासिका वर्ण, या फिर कहेंगे हम पंचम वर्ण। कौन से होते हैं पंचम वर्ण? ये वाले होते हैं पंचम वर्ण, ये वाले। क वर्ग का अंतिम वर्ण हो गया। ठीक है, हालांकि पांचवा यहाँ आ ही गया है, लेकिन वो कई बार क्या करता है अलग से पूछता है। पांचवा हमने यहाँ ले लिया, प्रत्येक वर्ग का कह रहे हैं ना, प्रत्येक वर्ग का, तो ये क वर्ग का पांचवा वर्ण ये होता है, क वर्ग का पांचवा वर्ण ये होता है। इसके बाद में फिर ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, और इसके बाद में ये होता है। तो इनको हम नासिका वर्ण, जो पांचवा वर्ण है इसी को हम नासिका वर्ण, पंचम वर्ण, पंचम अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन नासिका वर्णों का उच्चारण भी कहाँ से होता है? घोष अथवा सघोष। ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो वाइब्रेशन पैदा होगा। जैसे हमने मनोज कहा तो मनोज में मैं आ गया, वाइब्रेशन हो रहा है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ ले लिया। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जब हम तीसरा चौथा पांचवा कह रहे हैं तो पांचवा यही तो है जिसको हम नासिका वर्ण पंचम वर्ण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जी आपको। हाँ, जल्दी करा देंगे कोर्स, टेंशन ना ले आप। थोड़ा जो भी रोज सीखने को मिलता है, ठीक है द्विवेदी जी, उस पर थोड़ा सा फोकस करो, जल्दी आपका कोर्स करा देंगे। रीजन क्या होता है ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेके, ठीक है, और कई बार हम कोसों दूर चले जाते हैं। तो जब आप सीरियस हो जाते हो तो आपको लगता है कि सारी चीज़ मैं कम समय में ही अचीव कर लूँ, तो वो कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं भर्ती होने का। तो चलिए, पेशेंस रखना जरूरी है, चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ना, लॉजिकली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका ये हो गया घोषत्व, इसके बाद अघोषत्व, इसके बाद दूसरा भेद पढ़िए जी आप, जो बच गया वो सारा उसमें आ जाएगा। अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण कौन से हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज कंपन उत्पन्न ना हो, वो क्या कहलाए? अघोष वर्ण कहलाए। कौन कौन से कहलाएंगे? अब देखो जी, ये अपने स्वर किस में ले लिए थे? सारे स्वर इधर आ गए। तो अब क्या बच गया जी? पहले नंबर पे हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण
क्या कहलाता है आपका? स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण क्या कहलाया आपका? यहाँ पे अघोष। ठीक है जी, तो वे 10 वर्ण हो गए आप। इसके बाद में फिर आपने क्या ले लिया जी, इधर देखो, स्पर्श में तीसरा चौथा पांचवा आ गया, स्वर भी आ गया, अंतस्थ आ गया। इसके बाद ऊष्म में बच गए आपके 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में केवल तीनों तरह के से है नहीं आएगा। इसमें कितने वर्ण हो गए आपके? ये 3 वर्ण हो गए केवल, ये ध्यान रखें। इसके बाद फिर अयोगवाह में आ जाओ। अयोगवाह में विसर्ग, क्योंकि अनुस्वार आपने उधर ले लिया। विसर्ग, और विसर्ग कौन सा है आपका? ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा जी? ये एक वर्ण आपका क्या कहलाया? यहाँ पे अघोष कहलाया। तो विसर्ग में प्यारे दोस्तों आपका ध्यान रखना है, वाइब्रेशन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, झंझकार उत्पन्न नहीं होगी। ऊष्म व्यंजन में ये तो तीनों तरह के से हैं, क्योंकि है आपने यहाँ पे लिया है, देखो अकेला है क्या कहलाएगा आपका? घोष। और यही सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, बच्चे यही गलती करते हैं। तो जब हम है का उच्चारण कर रहे हैं तो गूंज पैदा हो रही है, जब आप कै का उच्चारण करोगे तो गूंज पैदा नहीं है, खे का करोगे तो नहीं है, लेकिन गै का करोगे, घै का करोगे, गै का करोगे, ये वाला गै गूंज हो रही है, गै का उच्चारण करेंगे। क्योंकि तीसरा क्या है आपका? गै। कै वर्ग में तीसरा गै है, चौथा आपका गै है, पांचवा आपका ये वाला गै है, ये वाला। ठीक है, तो जब गै घै गै का उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे कै खे को हम आराम से उच्चारण कर रहे हैं, तो गै को लंबा खींच रहे हैं, घै। तो इसी वजह से तीसरा चौथा और पांचवा आपका घोष अर्थात सघोष कहलाया। ठीक है जी, ऐसे स्पर्श व्यंजन में तीसरा चौथा पांचवा हो गया, 11 स्वर हो गए, अंतस्थ के 4 हो गए, ऊष्म का 1 हो गया, अनुस्वार आपका हो गया, नासिका वर्ण हो गया, और यहाँ पे ये कितने हो गए? 10, 3 13 और एक 14 वर्ण आपके पूरी वर्णमाला में अघोष वर्ण है। ये था प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो इनको करना था हमें कंप्लीट। ठीक है, अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। चलो जी, इनके अलावा इन्हें भी जानो। यहाँ पे आपको इनके बारे में भी जानना है। इसके बाद स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं प्यारे दोस्तों आपके 4, और उनके अंतर्गत जो आते हैं वो आएंगे आपके 6, यहीं पे लिख लेता हूँ, 6, 6, जय और झ। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसके बाद में फिर आपको यहाँ समझना है दूसरा, ये आपका है स्पर्श संघर्षी। इसके बाद स्पर्श संघर्षी सप्रवाह, स्पर्श संघर्षी सप्रवाह, स्पर्श संघर्षी सप्रवाह कहलाता है आपका ये, रे, ले और वे। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। यानी कि अंतस्थ वर्ण को ही स्पर्श संघर्षी सप्रवाह कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्यारे दोस्तों तीसरे पे आ जाइए। तीसरा कहलाता है जी आपका यहाँ पर परकंपित, परकंपित, परकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण।
और कंपित वर्ण या लुंठित वर्ण। और कंपित और लुंठित वर्ण जो होता है वो रे, तो रे में क्या करते हैं, हमारी जीभ लुढ़क जाती है। इसकी संख्या एक ही है जी, इसकी संख्या एक। इसके बाद में प्यारे दोस्तों फिर यहाँ हम चीजों को समझेंगे। पार्श्विक व्यंजन क्या है जी, पार्श्विक वर्ण या प्यारे दोस्तों वत्सरीय वर्ण, पार्श्विक या वत्सरीय वर्ण। तो पार्श्विक लय का उच्चारण करते हैं तो जीभ से बाईपास से हवा हमारे निकल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे चीजों को सीखिए आप इस रूप में, ठीक है जी। यहाँ पे पांचवा ये हो गए जी आपके अर्धस्वर, ये क्या हो गए जी, अर्धस्वर। अर्धस्वर में आ जाएंगे आपके य और व, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, इनकी संख्या होती है 2। इसके बाद फिर यहाँ पे आप सीखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ द्विगुण, इसको क्या बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं, इनको ताड़न जात भी कहते हैं, इनको उतक सीपित भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको, उतक सीपित वर्ण। इनकी संख्या 2 होती है और इनके अंदर जो हम काउंट करते हैं वो एक तो ये डे का, एक ये डे का, संख्या कितनी होती है, इनकी 2 होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है हमारा सातवां, तो ये सातवां क्या हो जाएगा जी हमारा अनुनासिक, क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण या फिर प्यार दोस्तों अर्धछंद बिंदु, अर्धछंद बिंदु वर्ण। अनुनासिक और अर्धछंद बिंदु हम किस रूप में देंगे, इस रूप में देंगे, इनको हम अनुनासिक, जैसे आप भी आएगा तो आप भी हम इसका प्रयोग करेंगे, ये कहलाते हैं। तो इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 8वां जो है हमारा वो होता है काकल्यवर्ण। काकल्यवर्ण हमारा एक ही होता है और वो होता है इसकी संख्या 1। दूसरा जो होता है वो होता है अमानक वर्ण। अमानक वर्ण क्या हो गए जी, अमानक वर्ण। अमानक वर्ण कौन से होते हैं हमारे 2। एक तो प्यार दोस्तों हम इस जय का प्रयोग इस रूप में करते थे और भय का प्रयोग इस रूप में, तो ये 2 हैं। ये है कौन से, ये ध्यान रखो, आज इनके स्थान पे जय का प्रयोग ये कर रहे हैं और भय का प्रयोग ये कर रहे हैं, तो यानी कि ये जय और भय ही ये दोनों अमानक वर्ण कहलाते हैं। अमानक का मतलब जो मानक हमारी वर्णमाला है उसके अंदर हम इनका प्रयोग नहीं करते, तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। उतक्षिपित ताड़न जात भी कितने हैं, 2 है। तो किसी न किसी रूप में इनको प्यार दोस्तों पूछा जाता है। तो ये थी जी आपकी वर्णमाला, ठीक है। इसमें हर तरह की चीजें आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। एक होते हैं निरअनुनासिक, क्या होते हैं, निरअनुनासिक। निरअनुनासिक क्या कहलाएगा जी, जिसमें केवल मुख का प्रयोग हो। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल मुख का, केवल मुख का प्रयोग हो,
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल मुख का प्रयोग हो, जैसे यहाँ पे आ गया, इसमें हमने यहाँ ले लिया इधर, तो इसमें ई, ध और रे में प्यारे दोस्तों आप केवल मुख का प्रयोग करोगे, यानी कि इसमें न तो अनुस्वार आएगा न अर्धचंद बिंदु। एक अनुनासिक होता है ना, तो अनुनासिक में क्या है, अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद इन्हें भी जानो। 11 मात्रा केवल 10 होती है, ठीक है, क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती, क्योंकि 11 स्वर में से ए की मात्रा नहीं होती है। दूसरा 12वां समझो जी, 12वां क्या है, छोटा ई, बड़ा ई और री, ये 3 वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं, ये 3 वर्ण स्त्रीलिंग, ये 3 वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी वर्ण पुल्लिंग, बाकी सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 13वां अनुनासिक, एक तो निरनुनासिक था, एक अनुनासिक वर्ण, मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है, मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अनुनासिक मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है। इसके बाद में यहाँ पे अनुस्वार वर्ण या चिन्ह कौन सा है आपका, ये वाला, तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जबकि अर्धचंद बिंदु का प्रयोग अर्धचंद बिंदु वाले कौन से, ये वाले अर्धचंद बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ये ही आपसे पूछा जाता है जी। ये सारी की सारी वर्णमाला आपके सामने आ गई, कुछ बचा ही नहीं है।
तो इस तरीके से जो आपने क्लास ली है दोस्तों, ठीक है, अब आ जाके आपकी वर्णमाला कंप्लीट हुई और जीवन में पहली बार आप पूरी वर्णमाला पढ़े हो और वर्णमाला के ये 5 अलग अलग सेक्शन भी आप जीवन में पहली बार पढ़े हो। वर्ण के भेद भी हो गया, वर्णों का उच्चारण स्थान भी है, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग भी है, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान भी है और वर्णों का वर्गीकरण। तो पहली बार लाइफ में आपको ये ध्यान रखना है, वर्णमाला के 5 अलग अलग सेक्शन, पहली बार लाइफ में आप जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको उसी रूप में, ये आपके क्लास नोट्स भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमने आपको यहाँ पे बताया कि इस पर संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे ऊष्म वर्णों को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं पहले बता चुका हूँ जो 3 तरह के से और है। स्पर्श किसे कहते हैं, कैसे लेकर मैं तक, जो 5 वर्गों में आते हैं। लेकिन इस पर संघर्षी क्या कहलाएंगे, जो च वर्ग के स्टार्टिंग के 4 वर्ण हैं, च छ ज झ, तो वो 5वां छोड़ दिया हमने, ठीक है, जो नासिक वर्ण कहलाते हैं। तो च वर्ग के, ये च वर्ग के पहले 4 वर्ण हैं, ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इनको इस पर संघर्षी कहते हैं। इस पर संघर्षी से पर वह अंतस्थ वर्ण को कहते हैं, इनको किसको कहेंगे, अंतस्थ वर्ण को कहेंगे इस पर संघर्षी से। और कंपित या लुंठित रे, क्यों, जब हम रे का उच्चारण करते हैं, रे जैसे उच्चारण किया हमारी जीभ लुढ़क जाती है, तो जीभ के लुढ़कने की वजह से ही हम रे का उच्चारण कर पाते हैं। जीभ कांपती, आप उच्चारण करके देखो रे, तो जब हम रे का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ हमारी क्या कर रही है, कांप रही है, कंपन कर रही है, इसीलिए इनको नाम परकंपित पड़ गया। जीभ लुढ़क रही है, इसलिए इनको हम लुंठित कहलाएं। पार्श्विक या वत्सरीय, जब हम ले का उच्चारण करते हैं ले, तो हमारी जीभ आड़ी तिरछी हो जाती है और हवा बाईपास से निकल जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम पार्श्विक पड़ गया। तो ले का उच्चारण करते समय हमारी जीभ सीधी ना रह के हमारी जीभ टेढ़ी हो जाती है और हवा बाईपास से निकलती है, इसी वजह से इनको वत्सरीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको यह अंतस्थ वर्ण में जो यह है, इसमें पहला और अंतिम जो वर्ण है, इनका उच्चारण करने में हम स्वर की सहायता ज्यादा ले रहे हैं बाकी व्यंजनों के मुकाबले, इसी वजह से इनको अर्धस्वर कहा गया। जय और वह, ये 2 अर्धस्वर है। द्विगुण ताड़न जात या उत्क्षेपित व्यंजन 2 है, जिनमें हम जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में इनका प्रयोग होगा। अनुनासिक या अर्धचंद बिंदु ये वाले होते हैं, इनका प्रयोग हिंदी में तद्भव के रूप में किया जाता है। काकल्य वर्ण अकेला ही होता है, एक ही। ये अमानक वर्ण 2 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये झ और बै मिल के बने, पहले ये इस रूप में प्रयोग हो रहे थे, आज हम इनका इन रूप में, ये मानक वर्ण हो गए, ये अमानक हो गए। अब वो पूछेगा इनको देके तो भी आप कहोगे कि इन्हीं के रूप को अमानक वर्ण के रूप में हम प्रयोग करते थे। निरनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल मुख का प्रयोग हो, तो इसमें क्या हो गया, निर अनुनासिक। अनुनासिक में निर उपसर्ग लग गया, तो ये जो अनुनासिक, अनुनासिक क्या है, जिसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो, और इसमें निर आगे लगा दिया तो क्या हो गया, निर अनुनासिक। आधा रे और ए मिलके ही ये पूरा रे बना है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना, जिसमें केवल मुख का प्रयोग हो। मात्रा केवल 10 होती है, क्योंकि 11 स्वर में ए की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर 11 होते हैं तो मात्रा 11 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ मात्रा ए की नहीं होती, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 होती है। मात्रा का मतलब क्या है, जैसे ये आ की मात्रा है, ऐसे ये यहाँ पे बड़ी ई, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये आई की मात्रा है, ये वाले, तो इन मात्राओं की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे छोटा ई, बड़ा ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पूरी वर्णमाला में ये 3 वर्ण हमारे स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। अनुनासिक वर्ण मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है। अनुस्वार ये वाला होता है, इनका अनुस्वार वर्ण या चिन्ह कहते हैं हम इसको, तत्सम शब्दों में प्रयोग होगा। और अर्धचंद बिंदु वाले क्या कहलाते हैं, हिंदी के तद्भव शब्द। तो अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। सभी साथियों को होली की, रंगोली की हार्दिक शुभकामनाएं। उमंग का त्योहार, हर्ष उल्लास का त्योहार आप खूब एंजॉय कीजिए, और साथ के साथ अपने उस सपने को भी साकार कीजिए जो आपने अपने परिवार के साथ देखा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज शाम को 9:30 बजे बहुत बेहतरीन मैराथन क्लास होगी हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पूरे हिंदी का रिवीजन कराएंगे 200 क्वेश्चन के साथ में। तो वहां पे आपको जरूर लाइव होना है, हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल।
महामैराथन क्लास 200 क्वेश्चंस 2 घंटे। धन्यवाद।